नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं हंचू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं और उनसे संबंधित तमाम बातें आप तक पहुंचाते हैं। और आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। हमारे विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर आपको जानकारी देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि आपकी समस्याओं को एक मंच दिया जाए और उनकी तुरंत आपको जानकारी मिले, उनके समाधान के बारे में भी चर्चा की जाए। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज का हमारा विषय क्या है, जिसके बारे में अगले 1 घंटे तक हम आज चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। आज का विषय है पराली प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र, यानी पराली प्रबंधन पर भी बात की जाएगी और उपयोग किए जाने वाले यंत्र कौन से हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं अपने टोल फ्री नंबर जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री नंबर यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमें कॉल लगाएं और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने सवाल हम तक पहुंचा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर हम चर्चा कर सके। और हमारे जो किसान हैं जो कि कई बार जानकारी के अभाव में मुश्किल में पड़ जाते हैं, उन्हें इस तरह की समस्या ना आए। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आपकी भागीदारी हमारे कार्यक्रम में रहेगी और आप हमें कॉल करेंगे। बढ़ते आगे और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी हैं। आप अध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग IARI में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा साहब। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर बलराज सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं IARI में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों मेहमान हमें विस्तार से इस विषय के बारे में समझाएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमें बताएंगे किस तरीके से यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही किस तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। पराली की अगर समस्या की बात करें तो एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हमने देखा है कि धान की कटाई के बाद पूरी तरीके से एक मुहिम से चल पड़ती है और लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश होती है कि हमारे किसानों को समझाया जा सके कि कैसे वो पराली का प्रबंधन कर सकते हैं ताकि उन्हें लाभ हो, इससे नुकसान ना हो, लाभ हो, पर्यावरण के अनुकूल भी रहे। और साथ ही जैसे कि हम देखते हैं कि खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो ये गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है, सांस लेने की समस्या तक लोगों को होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे किसान पहले से ही इसको लेकर तैयार रहें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर इंद्रमणि जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि पराली प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले हम इस बारे में विचार भी नहीं करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से तकनीक इस्तेमाल हो रही है तो कई तरह की समस्याएं भी साथ ही साथ किसानों को आ रही हैं। और भारत सरकार की तरफ से फसल अवशेष प्रबंधन की एक बड़ी योजना भी चलाई जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय है। हम जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है और कैसे हमारे किसान अपनी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैसा आप बता रही थी कि पराली जलाने की जो एक प्रथा चल पड़ी, ये जो पर्टिकुलरली हमारे जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ पार्ट है और दिल्ली के भी गांव में, तो ये एक बड़ी समस्या बनी। और जैसा आपने बताया कि उस समय इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होती है और जलाने के जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो आपका इन्वायरमेंट का नुकसान है जिसको आप कह रही हैं कि ये गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, अगर आप पराली जलाते हैं तो सॉइल का अपना जो उनमें माइक्रोब्स हैं उनके जीवांश उनके मरने की, तो वो इस तरह से सॉइल की बायोलॉजी जो है वो ख़राब होती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि अगर ये जो हमारे जिन अवशेषों को हम जला रहे हैं ये एक्चुअली खाद के अच्छे फर्टिलाइजर के स्रोत हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब कुछ मिलता है। तो अगर हम इनको जलाने के बजाय गलाएं, जैसे वो नारा दिए थे अभी संस्थान की तरफ से हमारे आया था कि जलाइए नहीं गलाइए, और गलाइए में कोई भी तरीका है, चाहे वो मशीनों का प्रयोग करना है, मशीनों के अलावा डिकम्पोजर यूज है, मशीनों और डिकम्पोजर दोनों को मिला के यूज करना है। तो कोशिश ये है कि इसको गलाइए, जलाइए नहीं, और उसके अलग अलग तरीके हैं। भारत सरकार की जो योजना है वो बहुत महती योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको
जानकारी और किसान भाई जानते हैं कि इसमें शुरुआत में 1152 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और वो सारा खर्च हुआ बहुत अच्छी तरीके से। और तब जो योजना थी वो 2 साल के लिए थी, फिर 1 साल और बढ़ाई गई, 600 करोड़ रुपए और ऐड किए गए हैं। और इसमें जैसे बात की आपने कि एक तो यंत्रों को उपलब्ध करवाना है, शिक्षा देनी है कि कैसे आप ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देना है कि न जलाइए, इसके लिए क्या किया जाए, और इस प्रोग्राम को कैसे सब जगह पहुंचाया जाए सब किसानों तक, वो पूरा प्रयास इस प्रोग्राम प्रयास जो है उसको लेकर कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि इससे सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होता, यानी हमारे पर्यावरण को ही नुकसान नहीं होता, या फिर शहरों में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली वगैरह की हम बात करते हैं कि यहाँ पर धुआं आता है और उसके बाद बहुत तरह की समस्या होती है, बल्कि किसानों को भी पराली जलाने से बहुत तरह की समस्या है, या फिर कहें लॉस है कि एक तरफ तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो प्रभावित होती है, और वो पराली जिससे वो अतिरिक्त आय भी ले सकते हैं उसे वो बर्बाद समझ लेते हैं और इसलिए उसको जला दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि आगे के लिए अपनी सरकार की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका हमारे किसान लाभ उठाए और अपनी योजना उसी के अनुसार बनाए। मैं आपसे समझना चाहूंगी बलराज जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो पराली है जिसे एक वेस्ट या फिर हमारे किसान कहें कि बोझ समझ लेते हैं कि अब क्या करें, उनको अगली फसल लेनी है और शायद उन्हें इसकी जागरूकता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है कि ये उनके लिए कमाई का साधन भी है। प्रबंधन तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन इससे बहुत तरह के और भी विकल्प उनके सामने है। क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वैसे तो अंजू जी इसको हम कहें वर्तमान आज के समय में इसको फसल अवशेष प्रबंधन, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, इसमें धान भी आ जाता है और इसमें गेहूं भी आ जाता है। और हमारे जो दोनों प्रदेश, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र हैं ऐसे, अभी गांव हैं और वहाँ भी खेती होती है, और उत्तर प्रदेश और तराई तक ये महत्वपूर्ण इलाके हैं। तो केंद्र सरकार ने जैसा बताया 1152 करोड़ रुपए की योजना, और फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, 600 से ज़्यादा करोड़ रुपए और दिए हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकारों का भी, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, उनका भी इनके ऊपर महत्वपूर्ण जो है योजनाएं हैं अपनी खुद की। और किसानों में भी आजकल जागरूकता बढ़ रही है इसके प्रति काफ़ी, और इसके दोनों तरीके हैं कि एक तो देखिए जब पराली की बात करते हैं तो वो मुख्य रूप से धान के संदर्भ में आती है, तो क्योंकि समय की कमी होती है, इधर धान की कटाई करनी है, उधर गेहूं की बुआई करनी है, और ये आखिर में जाकर किसान इस तरीके का कदम उठाता होगा, तो वो उसके कारण ये चीजें बनती हैं। लेकिन आजकल 2 तरीके हमारे मुख्य रूप से पराली प्रबंधन के या फसलों के अवशेष प्रबंधन के। एक तो तरीका है इन सीटू, अगर भाई खेत के अंदर ही, खेत के अंदर, अभी डॉक्टर साहब जो हैं आगे चर्चा करेंगे और हम भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यंत्र हैं जिनके माध्यम से उनका उपयोग करके किस तरीके से हम खेत के अंदर ही उस अवशेष को या उस पराली को प्रबंधन उसका कर सकते हैं। एक एक्स-सीटू, खेत से बाहर निकाल के उसको आपने हार्वेस्ट किया, इकट्ठा किया, उसको क्या सड़ा सकते हैं या उसका कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों तरीके के आजकल योजनाओं के ऊपर और भी योजनाएं हैं राज्यों की, जैसे हरियाणा राज्य है, पंजाब में, जैसे पंजाब में पहले जो क्षेत्रफल वो जो है ना ज्यादा 26 लाख हेक्टेयर से ज्यादा था धान का, और हरियाणा में 12 लाख हेक्टेयर के लगभग था। लेकिन पिछले गत वर्षों में उस इलाके में लाखों हेक्टेयर की कमी आई है धान के अंतर्गत। और हाँ बिल्कुल, जो हमारे किसान हैं वो धान गेहूं के अलावा दूसरी फसलें भी ले सकते हैं, दूसरे विकल्प के बारे में विचार कर सकते हैं जिसमें पराली की समस्या नहीं होती है, और साथ ही बाजार को देखते हुए वो अपनी उपज उगाएं और उसी अनुसार योजना बनाएंगे तो उससे भी लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे किसानों के सामने विकल्प हैं, बस ज़रूरत ये है कि वो समझे कि उनके अनुसार उन्हें क्या सूट करता है, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये पराली को जिसे हम समस्या समझ रहे हैं, इसे एक अवसर हम समझ कर चलें, सरकार की जो योजना है उससे जुड़े और उसका लाभ उठाएं, यही हमारा मकसद है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसानों को जागरूक कर सकें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की इस रिपोर्ट के बारे में, जिसमें आज के इस विषय से जुड़ी हुई तमाम बातों को हमने शामिल किया है। देखते हैं। पराली प्रबंधन मौजूदा दौर का एक अहम विषय है। फसल कटाई के बाद इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवशेष के रूप में बच जाता है, और क्योंकि किसानों को खेत खाली कर दूसरी फसल की बुआई करनी होती है, इसलिए वे अक्सर फसल अवशेष को जला देते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए काफी घातक साबित होता है।
कि धुआं हमारी सांस के साथ अंदर जाता है, जो हमारी सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही पराली जलाना मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन लंबे अनुसंधान और कोशिशों के बाद इस समस्या का हल पराली प्रबंधन के रूप में खोज लिया गया है। जी हाँ, पराली प्रबंधन करके आप मिट्टी की सेहत को भी सुधार सकते हैं। पराली प्रबंधन मोटे तौर पर 3 तरह से किया जाता है। पहला, कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर। दूसरा, बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके। और तीसरा, SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुवाई करके। इनमें तीसरी विधि सबसे सफल और सबसे बेहतर है। कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर धान की कटाई करके पराली को आग लगाए बिना निपटाया जा सकता है। फसल काटते समय ही इस मशीन के जरिए पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। इससे किसान अतिरिक्त आमदनी भी ले सकते हैं। स्ट्रिप सीडर की मदद से पराली प्रबंधन में सहायता मिलती है। स्ट्रिप सीडर से धान के खेत में पराली होने पर भी गेहूं की बिजाई की जा सकती है। ये मशीन कतारों में बीज बुआई का काम करती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जहां बीज डालना होता है, ये उसी हिस्से को जोतती है। इस तरह कह सकते हैं कि इसका काम बहुत कुछ हैप्पी सीडर की तरह ही है। स्ट्रिप सीडर से भी पराली प्रबंधन में मदद मिलती है। तो देखा आपने कि तकनीक कितने आगे जा चुकी है। अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए काम भी किया जा रहा है और कई तरह के यंत्र हमारे सामने हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। और सवाल फिर ये उठता है कि इनकी लागत बहुत होती है, बहुत महंगे होते हैं, तो छोटे किसान कैसे इसका उपयोग करें, उसका भी समाधान है। चलिए बातचीत को आगे हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मिश्रा साहब कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि इन मशीनों के बारे में तो हमने बता दिया, तो पहले तो हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी वो 9 ऐसी मशीनें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारा छोटा किसान जिसके पास इतनी पूंजी नहीं है या इतनी लागत वो नहीं लगा सकता है, वो इनसे कैसे जुड़े, कैसे लाभ उठाएं। तो इसमें पहले तो ये मशीनों के बारे में समझना जरूरी होगा। जैसा हमारे मित्र बता रहे थे कि 2 तरह के प्रबंधन का व्यवस्था है। एक तो इन सिटू कि भाई खेत में ही आपको जो है ना वहीं पर उसको मिलाना है, और एक सिटू की वहाँ से उठा करके ले आना है और उसके दूसरे उपयोग देखना है। पहले जब इन सिटू मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाली मशीनें हैं, उसमें जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, उसमें भी वही बात कही गई। मैं पर्सनली उसको 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो ऐसी मशीनें हैं जिसको हम जो पैडीस्ट्रा है उसकी साइज छोटी करनी है, तो साइज रिडक्शन की बात हम करते हैं। ये जो ठूठ जो रह जाता है बड़ा, ठूठ है बड़ा है, और कई बार वो स्टैंडिंग स्ट्रा के रूप में भी रहता है, तो उसको हमें छोटा करना है। तो अलग अलग उसके लिए मशीनें हैं। जैसे आपने पहली मशीन यहाँ पे आपने देखा जो कहा गया कि सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, SMS कहा गया। अब ये SMS जैसा आप अभी बीच में चर्चा कर रही थी कि ये कंपलसरी भी कर दिया गया है, ये कि भी जो भी कंबाइंड हार्वेस्टर आप प्रयोग में लाओगे उसमें SMS जरूर लगाना चाहिए। और ये एक अनुसंधान हुआ कि भाई हमें एग्जिस्टिंग मशीन जो कंबाइंड हार्वेस्टर है उसके साथ SMS लगाओ, तो जो पुआल उसके साथ निकल रही है वो उसकी साइज को छोटा करके और बिखेर देगा। एक चर्चा देखा था आपने को इतना छोटा हो जाता है कि इकट्ठा करके आप पशुओं के लिए भी कहते हैं यूज कर सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पर जब भी आपका दूसरी मशीन जो चलानी है उसे चला सकते हैं। तो ये एक हुआ जो हम पैडीस्ट्रा मैनेजमेंट की बात करते हैं। दूसरा साइज छोटे करने के लिए उसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो एक मशीन होती है जैसे हम श्रेडर कहते हैं, तो वो श्रेडर कहते हैं, वो काटता है, काट कर करके छोटा करके वो भी पैडीस्ट्रा को फैलाता है। इसी तरह से एक मशीन है श्रब मास्टर है, अगर हरा है वहाँ चढ़ा और दूसरे श्रब्स हैं उनको काट कर करके वो बिखेर देता है। तो ये कुछ मशीनें हैं जो साइज छोटी करती हैं उसकी। जी, तो अभी हमने उन मशीनों के बारे में बात की जो कहते हैं कि बाद में जो अवशेष रह जाता है और खास तौर पर जो ठूठ रह जाता है उसका प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल होता है किसानों के लिए, तो उसके लिए कई तरह की मशीनें हैं जिसके बारे में अभी हमें मिश्रा जी ने बताया। फिलहाल एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। जी, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फिरोज कुमार जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी फिरोज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार।
हाँ, मैं फिरोज कुमार बोल रहा हूँ, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। मैं जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, जो फसल काटते हैं हम लोग, धान बोते हैं, तो धान का वो पराली खेत में रह जाता है, उसका क्या करना है जिससे खेत को खरपतवार कम ना हो? जी, इसी पर हम बात करें फिरोजी। तो बस आपको ये करना है कि हमारा पूरा कार्यक्रम आप देखिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हमारा आज का तो विषय यही है, तो कुछ मशीनों यही बात है, उसी पर ही चर्चा की जा रही है फिरोजी, कि कैसे हम जो आपका खेत में पुआल रह जाती है उसका कैसे प्रबंधन करें कि उसे जलाना न पड़े, बल्कि उसे उसी खेत में मिल करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए, वो चीज़ की जाए। और ये भी देखा जाए कि किस तरीके से जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है उससे बचाया जा सके। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ आपने बताया कि कैसे कुछ मशीनें हैं जिनको हम इसीलिए कहते हैं कि भाई उनसे उसकी साइज को, चूंकि ये माना गया है और आप साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर साइज छोटी कर देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन जो है, उसका विघटन जो है, उसका मिट्टी में मिल करके गल जाना ये आसान हो जाता है। तो वो साइज रिडक्शन की मशीनों की बात किया। फिर जैसे चर्चा किया था उसमें कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनमें सीधे बुआई, अब आपने बहुत पहले ये सिस्टम हमारा जो जीरो टिलेज का मशीन आई थी, जीरो टिलेज की मशीन को कंजर्वेशन टिलेज के रूप में पॉपुलराइज किया गया, पहले काफ़ी उस पर जोर दिया गया और उसी सीरीज में फिर हैप्पी सीडर आई। तो मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो जीरो टिलेज मशीन है इसकी दूसरी उपयोगिता भी देखिए, आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि केवल वहीं जुताई करती है जहाँ बुआई करना है। तो इसका मतलब है कि पूरे खेत की जुताई नहीं करती। और ये देखा गया है कि इसमें करीब 60% तक आपका डीजल की, ईंधन की बचत होती है, ईंधन की बचत, यानी कुल मिला के से लागत में भी कमी आती है और खेत की जुताई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो अवशेष है उसका प्रबंधन करने के लिए कुछ आसानी हो जाती है। अब बलराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हमें ब्रेक लेने का समय हो गया है, तो जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि 2 तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। एक तो यंत्रों के बारे में भी हम मिश्रा जी बता रहे हैं, लेकिन इन सीटू और आप एक्स सीटू के बारे में बता रहे हैं। तो आप खेत के अंदर किस किस तरीके से और प्रबंधन किया जा सकता है? खेत के अंदर देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, एक तो वो जो SMS सिस्टम है वो लगाना जरूरी है, वो उसका महीन या बारीक टुकड़े बना देगा, उसका सड़ना आसान होगा। और खेत के अंदर भी अभी जैसे पूसा संस्थान ने एक पूसा डिकम्पोजर बनाया है, ये श्रेडिंग करके, श्रेडर चला के या दूसरी जो मशीन है स्लेशर चला करके भी उसका पानी में घोल कर अगर स्प्रे करते हैं ऐसे डिकम्पोजर का, और वो बड़ा कामयाब दिल्ली के गाँव में रहा है, दिल्ली सरकार ने उसको अपनाया है। तो उसको इन सीटू भी हम सड़ाने का काम कि जल्दी सड़ जाएगा। और उसी तरकीब को हम अगर पूरे हम अवशेष को खेत से निकाल लें और कहीं इकट्ठा कर लें और फिर भी उसको सड़ाने का काम करते तो उस रूप में भी उसका उपयोग संभव है। लेकिन इन सीटू में भी जैसा रिजल्ट देखे गए हैं प्रयोग के बाद, इस साल जो किया गया दिल्ली के गांव में, तो बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट्स जो है ना उसके परिणाम मिले हैं और वो कामयाब है एक तरीके से। तो इस प्रकार की योजना को, इस प्रकार की जो इजाद हुई हैं चीजें, पूसा डिकम्पोजर, उनका इस्तेमाल करके तेजी से उसको सड़ा जा सकता है। के बारे में जैसा कि आप बताया कि खेत के अंदर ही आप उसको सड़ा सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो सड़ने के लिए समय दे सकते हैं उस अवशेष को और उसे खेत में मिला दें, जो कि एक खाद की तरह काम करेगा। और आपको खेत को खाली ही करना है तो आप उस अवशेष को निकालकर कहीं एक जगह ढेर बनाकर उसमें भी जो आपने डिकम्पोजर बताया उसका इस्तेमाल करके उसे खाद में तब्दील कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प हैं, बस ज़रूरत यह है कि हमारे किसान उन्हें समझे, उन्हें अपनाएं और जागरूक बने। फिलहाल वक्त है इसी के साथ ही हेलो किसान में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर और आज के विषय को हम आगे चर्चा में शामिल करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में और उसमें इस्तेमाल होने वाले कौन से यंत्र हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। जी हाँ, पराली को एक समस्या ना समझकर एक आप अच्छा अवसर समझे जिसे अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं और उससे कई जगहों पर उनकी मांग भी रहती है, किस तरीके से उसकी सप्लाई करके भी आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लगातार कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद कुमार हैं, जिन्होंने भोजपुर बिहार से कॉल किया है। अरविंद जी बताइए क्या सवाल है आपका। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार मैम जी बताइए, सवाल बताएं अपना। सवाल हमारा ये है मैम, पराली प्रबंधन की ट्रेनिंग कहाँ होती है और उसके यंत्रों के बारे में जानकारी चाहिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अरविंद जी, इसी पर हम आने भी वाले थे कि कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी चर्चा में बात कर रहे थे कि इसकी ट्रेनिंग भी ली जा सकती है बाकायदा। जी बिल्कुल, तो अगर ट्रेनिंग वाली ही बात बता दूं पहले तो ये है कि जितने भी हमारे आपके पास में जो KBK है उनको कांटेक्ट करिए, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ICR इंस्टीट्यूट है, उनके जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं वो उन यंत्रों के बारे में आपको बताएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। और जैसा मैं पहले चर्चा कर रहा था आपसे कि दूसरे तरीके के यंत्र जो बात कर रहा था वो सीधी बुआई वाले हैं। सीधी बुआई में एक आपने यंत्र देखा जो जीरो टिल सीड ड्रिल कहते हैं, वो भी इस क्या कहते हैं यंत्रों की संख्या में रखा गया है। उसमें जीरो टिलेज बिना जुताई के बुआई, तो इसका मतलब वही है कि जहाँ पर बुआई करनी है उतने ही पोर्शन को जुताई करते हैं और बुआई, उसमें मैंने ईंधन की खपत कैसे कम होती है और कैसे आपकी लागत कम होती है उसकी चर्चा की। दूसरा यंत्र फिर उससे ऊपर सुधार किया गया, चूँकि उसको जो इस खेत में आपका ये पराली का मात्रा ज़्यादा होती थी तो उस यंत्र को चलने में प्रॉब्लम थी, तो दूसरा यंत्र खोजा गया, हैप्पी सीडर नाम ही रखा गया, खुशी का हैप्पी सीडर। ये मशीन लाई गई। उसका काम ये था कि एक जो पैडिस्ट वहाँ पे है उसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करके उसी पर एक फ्लेल ब्लेड लगी हुई हैं और वो कट करती हैं और साइज़ को छोटा करती हैं और उसके ऊपर आप जो है बुआई करते हैं तो बुआई आसानी से हो जाती है। तो इसलिए हैप्पी सीडर को जैसे अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि बहुत महत्व दिया गया और ये कब से सबसे ज़्यादा सफल यंत्र रहा। और अब और उसके ऊपर भी और हमारी इस स्कीम में भी शामिल किया गया एक और यंत्र, नाम दिया गया सुपर सीडर। तो सुपर सीडर की भी यही उपयोगिता है कि वो जो आपका खेत में एक्स्ट्रा है आपका या पराली है उसको दबा दे करके प्रेस करते हुए और यूनिफॉर्म बुआई करता है और उसका उपयोग उसको भी अब इंक्लूड कर लिया गया, पहले नहीं था, अब सुपर सीडर भी इस स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है। तो 3 यंत्रों की हमने चर्चा की, जीरो टिल ड्रिल, सीड ड्रिल और हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। ये तीनों इस स्कीम में रखे गए हैं और इनकी अलग अलग कीमत है। सबसे बात बताया कि इंडिविजुअल किसान को इन पर 50% की सब्सिडी है लागत को जो है वो भी कीमत फिक्स की गई है ताकि किसान को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। और आप ये भी बता दें कि ये जितनी भी मशीनें इसमें रखी गई हैं वो जो भी उनके निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये नितांत आवश्यक है कि वो इन मशीनों को टेस्ट करा करके, जो हमारे भारत सरकार के टेस्टिंग सेंटर्स हैं, पहले आपके 4 ही सेंटर थे, अब उसमें 30 सेंटर और जोड़े गए हैं। ढेर सारी जो यूनिवर्सिटीज है, इवन हमारा संस्थान का कृषि अभियांत्रिकी संभाग भी एक टेस्ट सेंटर है। तो उनमें रख करके गुणवत्तापूर्ण, ताकि गुणवत्तापूर्ण मशीनें किसानों को उपलब्ध कराई जा सके। तो वो एक सीरीज है तीनों की। उसके अलावा फिर मशीन जो है वो एक है आपका रिवर्सिबल प्लाउ, MB प्लाउ कहते हैं उसे। उसका काम है कि खेत में अगर पराली है तो उलट करके और वो पुआल को नीचे दाब देगा और नीचे की मिट्टी को ऊपर, उपजाऊ मिट्टी को लाएगा। तो इस तरीके से रखे गए। XC2 के कुछ यंत्र शामिल किए गए, वो मैं आप अभी चर्चा करूंगा। बलराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हम ये तो बात रही कि मशीनों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं,
हैं जैसा, लेकिन मैं लगातार जब कह रही हूँ कि हमारे जो किसान हैं अपने खेत के अंदर तो प्रबंधन कर ही सकते हैं, जिसमें आपने डिकम्पोजर के बारे में बताया। इसके अलावा क्या जो किसान मशीनरी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है, और भी कोई तरीके हैं जिससे वो प्रबंधन कर सकते हैं खेत के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल अंजू जी, डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण मशीनों का, तीनों बुआई की मशीन जो कि जीरो टिल से शुरू हुई, फिर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर की बात की, और इस पे जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इंडिविजुअल को 50% या 40% अनुदान है, जबकि समूह के रूप में वो अनुदान 75% है। अगर कोई ग्रुप बनाता है इंडिविजुअल की बजाय या कोई कस्टम हायरिंग सेंटर खोलता है, उस पर 75% तक है। अगर आप XC2 की बात करें और खेत के अंदर से पराली को हटाना है और जल्दी हटाना है, तो आजकल बेलर आए हुए मशीनें हैं, उस पे भी इस योजना के तहत अनुदान है। जैसे कि मान लिया इंडिविजुअल लेना चाहता है बेलर को, तो वही अनुदान मिलेगा, लेकिन समूह के रूप में कोई एक वो बना के, ग्रुप बना के या कोई सेंटर बना के इस तरीके से करना चाहता है, 75%। इसकी कीमत लगभग कोई 11.5 लाख रुपए के लगभग है। लेकिन बेलर का ये फायदा है कि तुरंत काम हो जाता है, और ऐसे जो फिर बेल बनती है उनका बिजली उत्पादन में जो प्लांट्स हैं, ऊर्जा के जो है उनके अंदर उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त आप उसको और भी रूप में और इसको स्टोर करना भी आसान हो जाता है, स्टोर करना कम जगह पर और कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल है। फिर पराली का दूसरे रूप में भी उपयोग है, जैसे कि आप हरियाणा की बात करें या और प्रदेशों की भी बात करें, मशरूम उत्पादन के लिए जो वो बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं छप्पर वगैरह डाल के, उसमें पराली का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप जब बात करते हैं कि बायोगैस की, तो उसमें भी इस फसल अवशेष का खास करके पराली का इस्तेमाल हो सकता है। ये भी XC2 का एक माध्यम है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ हद तक जो सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होने के कारण 100% उसको चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धान की पराली को, गेहूं का तो 100% भूसे के रूप में इस्तेमाल होता है, तो महत्वपूर्ण चारा है, लेकिन पराली का कुछ प्रतिशत जो है वो भाग जो है वो दूसरे चारों में मिलाकर के उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आजकल एक और महत्वपूर्ण इसका उपयोग करना संभव है बागवानी फसलों में, सब्जियों में। जैसे पहले हम बात करते थे सिंथेटिक प्लास्टिक की मल्चिंग के लिए, पुआल के लिए, बिल्कुल तो मल्चिंग के लिए तो आजकल हम सिंथेटिक प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि उसका क्या दूसरा कोई वो है कि जो जिसके रूप में हम इस्तेमाल करें, या तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लाएं, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक मल्च है जिसका इस्तेमाल हम जो है ना पराली का वो फसलें, सब्जी बो दिया आपने, चाहे वो रिवर बेड कल्टीवेशन हो, अगेती फसलें उगानी है और मॉइस्चर कंजर्वेशन में आपको चाहिए और खरपतवार भी नहीं उगने चाहिए, तो मल्चिंग के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि ऐसे प्रदेश जहां पे फलों के बगीचे लगाते हैं, राजस्थान है, और ठंड के अंदर छोटे पौधे हैं और उनको ठंड लगने का, पाला पड़ने के कारण ठंड लगने का ज्यादा उनसे नुकसान हो सकता है। और हम बताते भी हैं कि पुआल से ढक दें और उसके चारों तरफ लगा के उसको कवर कर सकते हैं। तो बहुत रूप में जो XC2 जो प्रबंधन है उसके कई रूप हैं। इवन सड़ाने के बाद भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बार दिल्ली सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसका किसानों के खेत में वो तो इन सीटू के लिए किया, लेकिन XC2 में आप इकट्ठा करके पराली को एक जगह ढेर लगा लें और वहां भी अगर हम इन ऐसे पदार्थों का, जैसे पूसा डिकम्पोजर उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फास्ट जो है ना उसको रैपिड कंपोस्टिंग कह सकते हैं कि एक तरीके से सड़न होगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके हैं जिससे फसल अवशेषों का प्रबंधन आवश्यक है और उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण भी जो है ना सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान हैं वो पर्यावरण के सबसे करीब होते हैं और ऐसे में वो अगर अपने स्तर पर इस तरह के प्रयास करेंगे तो बहुत सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। न सिर्फ खेती में उसके अच्छे, इन उपायों के अच्छे परिणाम होंगे, बल्कि हमारे पर्यावरण के भी अनुकूल रहेगा। फिलहाल अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दे, कृषि कानून के संदर्भ में, कृषि कानून 2020 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना है। आइए देखते हैं क्या है वो। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा, कृषक
सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति को भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा sc.committee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो ये थी सार्वजनिक सूचना कृषि कानूनों से जुड़ी हुई, जिसमें विचार, टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। और आप कहां इसको लेकर संपर्क कर सकते हैं, कहां ये टिप्पणियां, अपनी विचार कहां आप साझा कर सकते हैं, कहां भेज सकते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको इस सूचना के माध्यम से बताया है। फिलहाल एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। गौरव यादव हैं, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा से हमें कॉल किया है। जी गौरव जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। जी गौरव जी, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि टेलीविजन की आवाज आप अभी बंद कर दें, अपना सवाल पूरा करें। जवाब सुनने के लिए आप वापस आवाज कर सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई लघु किसान होते हैं, छोटे किसान जिसके पास कमी जमीन है, तो वो पराली का कैसे प्रबंध करें, न तो उसे जला पाए और न जैसे मैम उसका और कुछ यूज कर सकें, खाद ही बना पाए वो। बिल्कुल गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न के बारे में हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था और हम उस पर आने ही वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ आपका प्रश्न भी आ गया इसमें। बहुत ये मेरा सवाल छोटे किसान जो है पूछा था आपने शुरू में ही, और मैं आ ही रहा था उस पर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो कि देश में 86.2%, 86.2% किसान ऐसे हैं जिनकी चर्चा यादव जी ने की, छोटे और मझौले किसान हैं। तो उनके लिए, जैसा बीच में हमारे मित्र ने भी बात की कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी भारत सरकार की स्कीम है, जिसमें पराली मैनेजमेंट की जो मशीनें हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। और जैसा बताया बलराज जी ने कि उन पर इंडिविजुअल को अगर 50% की छूट है तो उस पर काफ़ी छूट है, 75 से 80% तक की छूट की बात हो रही है। ये दिया गया है ताकि हम समूह में इन चीज़ों को ले सके। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं, उनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि जो हमारे छोटे और मझौले किसान हैं, जो मशीनों को खरीद नहीं सकते और जो खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको ये किराए पर उपलब्ध कराएं। जी। तो ये ज़्यादातर मैं मैकेनाइजेशन की वैसे पूरी बात जब करता हूँ यादव जी, तो उसमें यही है कि ये जो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें हैं या पराली प्रबंधन की दूसरी मशीनें हैं, इन सब पर भारत सरकार की जो स्कीम है कस्टम हायरिंग सेंटर को पोषित करने की और इनकरेज करने की, उसके थ्रू आप ये मशीनें लें और उनसे प्रबंधन कराएं, जैसे दूसरे किसान भाई हमारे कर रहे हैं। जी। और जहाँ तक इसकी दो बातें हम और रखना चाहेंगे इस समय या बाद में आप रखना चाहें। एक तो ये है कि जिसकी चर्चा हमारे साथी ने की कि डिकम्पोजर की बात आप कर रही हैं और मशीन की बात करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। अल्टीमेटली खेत में हम जब मशीनों से इनको मिला रहे हैं, तब भी जो सॉइल में कहीं ना कहीं डिकम्पोज ही होना है। जब डिकम्पोजर आप मिला देते हैं, जैसे पूसा डिकम्पोजर की बात हुई, अगर आपने उस समय देखा होगा काफ़ी उसका प्रचार हो रहा था,
तो उसमें डिकम्पोजर के बाद मशीनों की उपयोगिता थी, वो मशीनें चलती थी, चाहे वो रोटावेटर से, आपने उसमें देखा होगा उन्होंने हैरो से या रोटावेटर से चला करके उनको जो अवशेष है उसको मिट्टी के संपर्क में लाना है, मिट्टी के साथ मिलाना है अवशेष के साथ, तब आप देखेंगे उसका फास्ट डिकम्पोज। तो ये दोनों बात माइक्रोबियल और मैकेनिकल, इनको साथ लेके, 2 यम है माइक्रोबियल मैकेनिकल, उनको साथ लेके चलना है। जी बलराज जी, जैसे कि अभी एक हमारे कॉलर थे यादव जी, जिनका यही कहना था कि मैं छोटा किसान हूँ, मैं जलाना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सकूँ, तो वो क्या करें। तो मुझे ये बताइए कि क्या इन सीटू या फिर एक्स सीटू जो आप बता रहे हैं, 2 तरह से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसमें एफपीओ का भी किसी तरीके का रोल हो सकता है? जैसे कस्टम हायरिंग के बारे में अभी हमें इंद्रमणि जी ने बताया, तो क्या हमारे किसान क्या ऐसा संगठन या फिर ऐसा ग्रुप बना करके भी इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तक पहुंच बना सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कस्टम हायरिंग की बात की, वो भी एक ग्रुप ही है। अब नया रूप उसका एफपीओ है, वो बना करके भी इस तरीके का पराली प्रबंधन के ऊपर या फसलों के अवशेष प्रबंधन के ऊपर काम किया जा सकता है। और वो भी जो सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं, विभिन्न यंत्र रख सकते हैं। जैसे यादव जी ने पूछा छोटे किसान हैं, तो वो उनको इस तरीके के यंत्र उपलब्ध करा सकते हैं, किसी भी रूप में हो, चाहे वो खेत के अंदर प्रबंधन की बात हो या फिर खेत से बाहर के प्रबंधन की बात हो, तो दोनों रूप में उनका जो है ना इस तरीके का एफपीओ काम कर सकता है। और इस प्रकार के एफपीओ बनाने पर अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीजों पर अभी काफी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। तो इस तरीके से कोई बन भी रहे हैं, तो इस तरीके के अगर एफपीओ बनते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल। और हमारे किसान अपनी तरफ से भी पहल कर सकते हैं। और जैसे हम कहते भी हैं कि जो आप जब ग्रुप में होते हैं या फिर संगठित होते हैं तो ज्यादा आपके पास ऊर्जा होती है, ज्यादा विकल्प होते हैं। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, क्योंकि हमारा एक मानना है संघे शक्ति है, संघे शक्ति की बात हम कहते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। और यही सरकार की कोशिश है कि कैसे किसानों को जोड़ा जाए। और जो एफपीओ की बात हमारे मित्र ने किया, 10,000 एफपीओ बनाने की योजना है, लक्ष्य है, और वो बनाना है। और उसमें यही है कि किसानों को एक साथ जोड़ा जाए। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर किसान एक साथ जुड़ करके और उन्होंने बहुत बढ़िया बिल्कुल और अपने लिए फायदे कमाए। क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं अपार है, बस उन संभावनाओं को तलाशना है, उन्हें तराशना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कामयाब किसान बनना है। और इसमें मदद करते हैं हम आपकी अपने कार्यक्रम में आपसे संबंधित जो विषय हैं उन्हें शामिल करते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में और कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल इसमें हो सकता है, कैसे हमारे किसान जो हैं इन यंत्रों का इस्तेमाल करें और अभी से अपनी योजना किस तरीके से बना सकते हैं ताकि आगे जब वो फसल लें उसके बाद अवशेष को लेकर उन्हें परेशान ना होना पड़े और वो पहले से ही इसके लिए तैयार रहें कि क्या इसके विकल्प हैं, कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बलराज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन सी मुख्य मशीनें हैं। कुछ मशीनें ऐसे हैं जिससे जो ठूठ होता है, जो अवशेष बचने के बाद जो एक सख्त पार्ट होता है उसको कैसे और बारीक किया जा सकता है, उसकी मशीनों के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ex-situ यानी खेत के बाहर प्रबंधन की भी क्या कुछ मशीनें हैं? खेत से बाहर प्रबंधन की तो देखिए, वो खेत के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं इन सीटू में ज़्यादातर मशीनें वही हैं। ex-situ के अंदर तो बेलर जो खेत के अंदर से निकालेगा, बेल बना के उसको बाहर लेंगे आप, फिर उसका उपयोग फिर कुछ मशीनें ऐसी हैं जो इकट्ठी भी कर लेती हैं उसको बगैर बेल बनाए, उसका भी फिर सड़ाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं आप जो हैं इन बेल्स का इनको रखने में कम जगह मिलेगी आपको, छोटे स्थान पर आप रख सकते हैं। फिर इनका एज सच जो है, जो हमारे ऊर्जा पैदा करने के, बिजली पैदा करने के जो संयंत्र हैं उनमें उपयोग हो सकता है, या फिर जो है ना मल्चिंग वगैरह में भी बाद में उनका उपयोग हो सकता है। इंद्रमणि जी, आप भी बताना चाहेंगे कि संस्थान की तरफ से और कौन कौन सी मशीनें? ये जो बलराज जी ने जो बात शुरू की कि ex-situ मैनेजमेंट का और दो मशीनों का नाम बताया, जैसे बेलर का नाम बताया, बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वो और कमर्शियली अवेलेबल है। और दूसरा एक रेक होती है, ताकि रेक से इकट्ठा करना, और अब तो इसको शामिल कर लिया गया। शुरू में हमारे मित्र ने भी बताया उसे कि इवन ये जो स्कीम है उसमें भी बेलर को और रेक शामिल है, और रीपर भी, जो रीपर बाइंडर रेक टेक्नोलॉजी थी, रीपर बाइंडर, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो इन सब का काम यही है कि भाई वहाँ पर जो अवशेष है उसको इकट्ठा करके, आपने जैसे बताया, कंपैक्ट करके और उसे बाहर ले आइए। अब उसके लाने के बाद जो तकनीकी वो हैं, तो दो कैटेगरी है। एक तो फीड ब्लॉक मशीन है, ये हमारे संस्थान की टेक्नोलॉजी है और पूरे देश में हमने इसे फैलाया है। और कई जगह पर इस तरीके से, जैसे उड़ीसा में आपका अपना एक अनुभव शेयर करूं कि कटक मिल्क यूनियन के साथ हमने वहां पर एक प्रोजेक्ट किया, 4 प्लांट लगाए टर्न की बेसिस पर। IRI ने 4 प्लांट वहां पे लगाए और उड़ीसा में आप जानते हैं कि वहाँ पर पैडी ही मेन क्रॉप है, उसी के अवशेष और पशु खाते हैं। एक कॉलर हैं, हाँ, बात कर लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र कुमार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से में कॉल किया है। सुरेंद्र जी, स्वागत है हेलो किसान में आपका। बताइए सवाल क्या है? टीवी बंद कर। सुरेंद्र जी, पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हेलो जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है? हाँ मैडम, ऐसा है, हमने जो है वर्ष 19-20 में जो है एक रोटावेटर खरीदा था, ये ex-situ प्रोग्राम में जी, और उस रोटावेटर में जो सब्सिडी हमें मिलनी थी वो मिलनी नहीं। हमने जो है पैसा मतलब पूरा खर्च करके उसको खरीदा, और जो है फाइनेंशियल ईयर यही मार्च में कोविड की वजह से बता रहे हैं कि उसकी वजह से हमने पत्र भेजा था, वहां से अनुमति नहीं आई, कोविड का ऑफिस बंद हो गया, और उसके बाद फिर जो है मार्च समापन हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो आपका क्लेम खत्म हो गया जी, कह करके हमको जो है वापस किया गया। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये हम जानते हैं कि कोविड काल में कई ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि ऐसी स्थिति थी जब चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा, और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी समस्या इसका भी समाधान होगा। क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा इनको, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहला आप ये कोशिश करिए कि जो आपके जिला कृषि अधिकारी हैं उनको मिलिए और उनको कहिए कि ये हमने इस स्कीम के तहत खरीदा था और हमें उसका जो राशि है वो मिलनी चाहिए।
और अगर वहाँ सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हमारा जो मंत्रालय जिसको इसको कृषि मंत्रालय जो देखता है उसमें एडिशनल कमिश्नर हैं, उनको लिखिए, एडिशनल कमिश्नर मिनिस्ट्री में मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन कहते हैं उसे, MNT डिवीजन, उनको लिखिए, कृषि भवन में ये है ऑफिस, और उनसे कहिए कि हमारी ये शिकायत है और इसका निराकरण कराइए। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप वहाँ से अगर सलूशन नहीं निकलता तो बिल्कुल कृषि भवन में लिखे, और अगर ये स्कीम और ये जो अधिकारी हैं इस बात के लिए हैं कि देखा जाए कि किसी को इस स्कीम के तहत उसे जो नुकसान न हो और सुविधा मिले। जी, और आप प्रगतिशील किसान हैं कि आपने ऐसी मशीन ली है और इस समस्या के समाधान के दिशा में आप सोच रहे हैं, तो आपका जो अधिकार है वो जरूर आपको मिलना चाहिए। जिस सब्सिडी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जो भी संबंधित महकमा है जहां आपको संपर्क करना चाहिए उसके बारे में अभी हमारे मेहमान ने आपको बताया है। आप पत्र लिखें, जरूर उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का निदान होगा। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। तो मुझे 2 अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन की और उसमें इस्तेमाल होने वाले यंत्रों के बारे में। इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, सुनील कुमार हैं, जिन्होंने हिसार से हमें फोन लगाया है। आइए बात कर लेते हैं सुनील जी से। सुनील जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? हाँ हमें जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हमें रिपर की सब्सिडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिपर में आप सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, रिपर की सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो जैसा बताया कि रिपर इसमें इंक्लूडेड है। इवन CRM की जो स्कीम है उसमें भी रिपर इंक्लूडेड है। इंडिविजुअल किसान को 50% तक सब्सिडी मिल सकती है, और इसके लिए आप जिला कृषि अधिकारी से मिलें और बताएं कि हमें इस मशीन की आवश्यकता है। बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से करनी है। जी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी बलराज जी, जैसे कि हम एक्सक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी हैं, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का इसे निर्माण करने की भी कोशिश की जा रही है जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो और एक अच्छा विकल्प भी हो। प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी हम घटाएं, तो पराली से भी बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में हम कहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, इसके कई रूप में प्लेट्स बन सकती हैं, दूसरी चीज़ें कई संस्थानों ने बना के दिखाई हैं। और मेन तो इसका कृषि में ही अगर हम इस्तेमाल करें ज़्यादा तो वो ज़्यादा कारगर होगा। और ये विकल्प है एक सिंथेटिक प्लास्टिक का, और खास करके देश में जब इतने बड़े पैमाने पर सब्जियां हो रही हैं
और फलों के बगीचे हैं, तो उसमें मल्चिंग में अगर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियों में हम ज़्यादा पानी देते हैं, कम अंतराल पे पानी देते हैं, तो खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। तो एक ये जो है ना मल्चिंग का एक रूप, ऑर्गेनिक रूप हो सकता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से, जैसा आपने चर्चा की थी कि डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें बता रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण। मैं ये जो हमारे संस्थान की का कंट्रीब्यूशन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषि अभियांत्रिकी संभाग में हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। फीड ब्लॉक की बात मैंने किया, उसको पूरे देश में, और ये जो उड़ीसा स्पेशल मैंने एग्जाम्पल दिया, वो इसी बात की कि केवल धान के पराली से ही वो पूरा फीड ब्लॉक बना करके पशुओं को वो खिला रहे हैं। और जो उनसे मुझे फीडबैक मिला उसमें है कि जो कंजम्पशन था, टोटल कंजम्पशन वो कम है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट भी मिलाए जाते हैं और वो पशुओं के लिए एक न्यूट्रिटिव ब्लॉक बना करके उनको दिया जाता है। 1 साल का सेल्फ लाइफ होता है और जो आपका अवशेष है 5-6 ट्रक का मटेरियल आपको एक ट्रक में, तो इस पे स्टोरेज स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में कमी आती है, इसलिए ये मशीन बहुत पॉपुलर हुई और पैडीस्ट्रा बेस्ड फीड के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। दूसरा, हमारे संस्थान ने एक टेक्नोलॉजी बनाई रैपिड कंपोस्टिंग के लिए, वो मशीनरी बेस्ड। उसमें 2 मशीनें हैं, एक टर्नर कम मिक्सर एक मशीन है और एक उसी का सीविंग मशीन है। जब खाद बन जाए उसका अपना एक प्रोटोकॉल, माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा डिकम्पोजर है उसको हम उपयोग करके लार्ज स्केल पर कंपोस्टिंग बना सकते हैं। हमारा संस्थान में ये डेमोन्स्ट्रेशन में रखा हुआ है और ये दोनों टेक्नोलॉजी जो फीड ब्लॉक की है और जो रैपिड कंपोस्टिंग की है, अंबाला के पास एक केबीके है टेपला में, वहाँ हम पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। किसान भाइयों का हम आह्वान करते हैं कि वहाँ आकर के देखें कि कैसे ये एक्सीटो की टेक्नोलॉजी, और जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि कृषि में ही किस तरीके से उपयोग हो, वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। समय कम है तो मैं बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी, जो फीड ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं, एक तरीके से कहते हैं कि एडवांस में हमने भोजन की तैयारी कर ली अपने पशुओं के लिए, तो ये क्या दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? उड़ीसा में तो आपने बताया कि काफी कामयाब रहा। हर जगह देश में हमने करीब 150 जगहों पर तो संस्थान ने, और कमर्शियली काफी प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इवन लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में हर जगह हमने इनको पहुंचाया है। तो ये फीड ब्लॉक की टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी है और जिसमें अवशेष का प्रबंधन शामिल है। जी बलराज जी, आप भी कुछ बताना बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल जो बड़ी गौशालाएं हैं जहां पर 50,000, 40,000, 1 लाख गायें हैं राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में, ऐसे लोगों का चारे के ऊपर बहुत खर्चा होता है, तो ऐसे पंजाब हरियाणा से लेके इसको और उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चारे की समस्या भी अपने आप एक नई समस्या बनकर उभरी है, तो उसके समाधान के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आज की चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं वो ये कि जिस पराली को हम एक समस्या मानकर चलते हैं और हमारे किसान उसको जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा ना वेस्ट टू वेल्थ का, वेस्ट टू वेल्थ, बिल्कुल कैसे आप इससे लाभ ले सकते हैं, ये आज हमने कार्यक्रम में जानने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं जरूर इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और अगले सीजन में जब वो धान की फसल काटने के लिए जाएंगे तो उसे जलाएंगे नहीं, उसका प्रबंधन करेंगे। बहरहाल अब कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया, तो चलिए चलते चलते आपको बता देते हैं कि कल का हमारा विषय क्या है कार्यक्रम का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतने विस्तार से आपने चर्चा की। चलिए नजर डालते हैं कल के विषय पर। कल का विषय है किसान उत्पादक संगठन। कल इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब बताते हैं आपको इससे भी आसान तरीका। जी हाँ, हमारा हेलो किसान टोल फ्री नंबर है, कॉल सेंटर नंबर है ये 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, अपना सवाल इस नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसी के साथ ही आज आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे हेलो किसान में, नए विषय के बारे में फिर कल बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेगी। आप अपने प्रश्नों के साथ कल तैयार हैं। इसी समय दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।